हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह मकसद है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जितने सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को एकदम आसान भाषा में इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि पेपर का सॉल्यूशन आपको यहीं पर पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो आपको यही काम करना है कि बस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना है। अगर किसी को कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन ये है, सेक्शन बी का पूरा क्वेश्चन ये है और सेक्शन सी का पूरा क्वेश्चन ये है। तो पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे आसान भाषा में। चलिए सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो देखिए सिंपल रूप से सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का क्या आया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का डिफिनीशन लिखना है WHO के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है इनका डिफिनीशन, चलिए जानते हैं। तो सिंपल रूप से आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का डिफिनीशन बताए थे, लेक्चर जो लोग देखे होंगे उन्हें याद होगा। आप लोगों को बताया था कि जो हेल्थ हमारा होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेप्ट कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिविजुअल ग्रुप का है या फिर पूरे फैमिली का है या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्थ को सिंपल रूप से अगर डिफाइन करना चाहें तो कंप्लीट पूरा फिजिकली होना चाहिए, मेंटल एंड सोशल वेलफेयर रहना चाहिए। ठीक, केवल पेशेंट के अंदर क्या होना चाहिए, डिजीज अब्सेंट रहे, वो पर्सन हमारा हेल्दी है। जैसे कि मान लीजिए हम फिजिकल रूप से सही हैं, मेंटली रूप से सही हैं, सोशल वेलफेयर रूप से हमारा बॉडी एकदम सही है और हमारे अंदर डिजीज जो है वो क्या है, अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं अब्सेंट है, तो वही तो होता है हेल्दी पर्सन। तो हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही होता है। और सिंपल रूप से 2 लाइन में आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है फीचर ऑफ गुड हेल्थ के बारे में, तो गुड हेल्थ का फीचर क्या होता है, वर्क को एफिशिएंटली हेल्थ करने का एबिलिटी रहना चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने की एबिलिटी रहना चाहिए आपके अंदर, कोई भी काम कर रहे हैं तो कंप्लीटली वर्क कर सकें सिस्टमेटिक रूप से। ठीक, डिजीज आपके अंदर क्या रहे, फ्री फ्रॉम, आपके अंदर कोई भी बीमारी ना रहे, मेंटल कंडीशन भी अच्छा रहे, वही होता है अच्छे स्वास्थ्य का फीचर। आपको समझ में आ गया कि नहीं इतना बात। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ या फिर हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आसान भाषा में ये डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज नेशनल टोबैको प्रोग्राम। ये टॉपिक और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने सिलेबस में टिक लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेशनल टोबैको प्रोग्राम क्या है इनके बारे में जानते हैं। और टोबैको को हिंदी में क्या कहते हैं, तंबाकू कहते हैं। तो क्या है प्रोग्राम, चलिए जानते हैं। तो चलिए जानते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पे जो टिक लगाए हैं आप लोगों को लेक्चर में इतना आसान भाषा में समझाए हैं, जो लोग देखे होंगे उन्हें तो याद ही होगा। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम क्या होता है, ये एक मेजर रिस्की फैक्टर होता है क्रोनिक डिजीज के वैरायटी के लिए। जैसे कि तंबाकू खाने से क्या होता है, लोगों को कैंसर हो जाता है, लंग में डिजीज हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाता है, किसके यूज से, टोबैको के यूज से। अब बात करें हमारे इंडिया में, हमारे भारत में दूसरे नंबर पर ये लार्जेस्ट कंपनी आता है, टोबैको को बनाया जाता है और टोबैको को बेचा जाता है। दुनिया में लार्जेस्ट दूसरे नंबर पर ये आता है टोबैको, हमारा तंबाकू का प्रोडक्ट, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा बिकता भी है और सबसे ज़्यादा ये खरीदा भी जाता है। अब बताइए इतना ज़्यादा आगे ये चल गया है, दूसरे नंबर पर चला गया है, लेकिन लोग खाते हैं, लोग मानते नहीं हैं। इतनी सारी बीमारियां होता है तब भी लोग खाते हैं। अब खाते हैं, उन्हें बीमारी होता है, वही लोग झेलते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या बनाया गया था, प्रोग्राम बनाया गया था। मई 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एक्ट 2003। ठीक, जैसे सिगरेट हो गया, अदर टोबैको प्रोडक्ट हो जाते हैं, वो सारे चीज़ों के लिए रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड एंड ट्रेड प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसका इंपॉर्टेंट, इस एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रावधान, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, इसका मेन प्रोविजन यही था कि स्मोकिंग लोग जो पब्लिक एरिया में करते हैं, स्मोकिंग करिए आप, जब आप नहीं मान रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियाँ बताया भी जाता है तब भी आप नहीं मान रहे हैं, तो स्मोकिंग करिए, लेकिन आप अलग जा करके करिए, पब्लिक एरिया में नहीं करना आप लोगों को। तो यही सारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर रखा गया है। अगर इसके नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रोग्राम बनाया गया था, तो इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का। पहला और दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सार्स। अब सार्स का मतलब क्या होता है, सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए। सार्स का फुल फॉर्म होता है, यस का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म पहले आप लोगों को जानना चाहिए, तब इसका मतलब पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है हमारा ये।
अब सिंपल रूप से पूछा गया है कि सार्स क्या होता है। इसका मतलब होता है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या होता है? एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। रेस्पिरेटरी का मतलब आप लोग जानते हैं ना, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है, तो ये एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। जैसे कि ये किसका कारण होता है? जैसे कोरोना वायरस हो जाता है, ठीक। ये एक्सट्रीम करता है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को। और इसका जो डिसऑर्डर होता है, ये जो डिजीज होता है, ये क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कोरोना वायरस जब चल रहा था, अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता था तो उनके पास अगर कोई जाता है तो उन्हें भी कोरोना वायरस हो जाता था। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो इनके बारे में 1-2 लाइन आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, ये लिख सकते हैं। और एक पॉइंट आप लोग यहाँ से इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। बस सिंपल रूप से आप लोग जानिए कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये क्या होता है? वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, ठीक। और ये क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होता है। इनसे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। इनसे अगर बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो जाता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो क्या क्या चीज़ें देखा जाता है? तो देखा जाता है फीवर बहुत तेज़ी से हो जाता है, ड्राई कफ होने लगता है, तो ये कुछ चीज़ें देखा जाता है, ठीक। तो ये होता है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है निमोनिया का सिम्टम क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं निमोनिया का क्या क्या सिम्टम होता है। तो सिम्टम आप निमोनिया की अगर बात करें कि क्या क्या सिम्टम होते हैं निमोनिया का, तो सबसे पहली बात सिम्टम में हमारा इंक्लूड होता है कफ हो जाता है, ठीक। कफ के साथ म्यूकस होता है, फीवर भी हो जाता है, चिल्स हो जाता है, स्वेटिंग हो जाता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, ब्रीथ जो होता है वो क्या होता है? शार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं, किसके होते हैं? निमोनिया के सिम्टम यही सारे होते हैं। 4-5 पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो कॉपी में ज़्यादा पता चलता है। 2 नंबर में आया है, सिंपल रूप से 2 लाइन को 4 से 5 लाइन में बना करके उसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा सॉल्व करा दिया हूँ। 5वां क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क है। वीडियो को रोकिए, आप लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम देखते हैं, हमेशा जिस बार पेपर सॉल्व कराया हूँ, जितना भी पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें हमेशा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, जिससे हमें पता लगता है कितने सारे लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, कितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। तो 5वां क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जितना शार्ट हो सके उतना ही शार्ट कट में करके आंसर आप लोग दीजिएगा। 6वां क्वेश्चन जो है ये है डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है और इनके सिम्टम क्या होते हैं? जब ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घटता नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन हो गया है। अब हाइपरटेंशन होने के क्या क्या सिम्टम होते हैं उनको जानेंगे, और हाइपरटेंशन का डिफिनीशन क्या होता है उसको जानेंगे। तो चलिए सिम्टम और डिफिनीशन जान लेते हैं। लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग को इसी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, सब लोग को बताना है। मैं रिप्लाई करूँगा, अगर आप लोग सही बताएंगे तब रिप्लाई करूँगा, गलत बताएंगे तो भी सही का रिप्लाई करूँगा, लेकिन सबको बताना है। कहीं से भी बताइए, गूगल का ही हेल्प लीजिए, लेकिन 3 से 4 बार आंसर को लिख देंगे तो आपको हमेशा के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए हाइपरटेंशन क्या होता है, इनके सिम्टम क्या होता है जानते हैं। तो हाइपरटेंशन के बारे में आप लोगों को लेक्चर में ही बता दिया था। हाइपरटेंशन इन पॉपुलेशन जो कि प्रेजेंट होता है इन सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न में, ये लिंक होता है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से, ठीक। तो ये जो होता है हायर ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है? उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन जो होता है वो सब डिवाइडेड होता है प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन में, ठीक, और इसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ये सारी बात आप लोगों को लेक्चर में ही समझा दिया था। और इनमें अगर बात करें, आप लोगों को चार्ट भी बताए थे कि हाइपरटेंशन में हमारे 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज हाइपरटेंशन, दूसरा स्टेज में हमारा क्या क्या कितना कितना होता है, तीसरा स्टेज, 3 स्टेज इसमें होते हैं, ठीक। ये हमारा होता है हाइपरटेंशन का स्टेज। अब इसमें आप लोगों को बताया कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब आप लोगों को पता भी होगा, जिससे किसी का ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो वही सारी चीज़ें आप लोग को सिम्टम में लिख देना है कि मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब कितना ज़्यादा बेचैनी होगा, कितना ज़्यादा दिक्कत होगा, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ पर लिख देना चाहिए? वही सारी चीज़ें आपको सिम्टम में लिख देना है बस। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए लिखा गया है राइट दी फंक्शन ऑफ पीएचसी। पीएचसी का फंक्शन क्या होता है? पीएचसी का फंक्शन जानने से पहले आप लोग जानिए पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से पूछा गया है, और पीएचसी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क्या होता है फंक्शन, उसको चलिए जानते हैं। पीएचसी के फंक्शन के बारे में बात करें, पीएचसी का फुल फॉर्म होता है, देखिए पीएचसी यहाँ पर लिखा गया है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अगर इनके हम लोग फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि एजुकेशन अबाउट हेल्थ आता है, सेफ रूप से सप्लाई करना वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्वच्छता होता है। मेडिकल केयर हो गया, इंप्रूवमेंट करना, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन मतलब इन्वायरमेंट पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना। लोकली कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो लोकल रूप से कम्युनिकेबल डिजीज होता है उसका निवारण निकालना, प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, कलेक्ट करना, रिपोर्टिंग ऑफ वायरल स्टैटिक्स एंड बेसिक रिक्वायर्ड लेबोरेटरी सर्विस होता है, ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स होता है, न्यूट्रिशनल सर्विस आता है, इसमें बेसिक इम्यूनाइजेशन सर्विस आता है, रेफरल सर्विस आता है। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के।
अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है नेम लिखना है काजेटिव एजेंट कॉलरा और डेंगू का। कॉलरा और डेंगू आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पर, यूनिट 2 में। तो चलिए जानते हैं इनके कौन कौन से काजेटिव एजेंट होते हैं। अब पहले तो आप लोगों को सिंपल सा 2 लाइन में बता देता हूं कि कॉलरा क्या होता है, फिर इनके एजेंट के बारे में बात करेंगे। कॉलरा क्या होता है इनके बारे में आप लोग को सिंपल सा यहाँ पर बता दिए थे। कॉलरा जो होता है एक्यूट डायरियल इलनेस होता है। किसके कारण होता है? इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन हो जाता है विथ वाइब्रोकोलरी बैक्टीरिया, वाइब्रोकोलरी बैक्टीरिया के साथ जब हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक, तो वो हमारा क्या होता है? कॉलरा होता है। पीपल कैन सिक व्हेन दे swallow फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद दी कॉलरा बैक्टीरिया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दूषित भोजन खा लेते हैं या फिर दूषित पानी पी लेते हैं, ठीक, तो वो सब चीज़ों से, जैसे ये देखते हैं कॉलरा जो बीमारी होता है ये गर्मियों के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है। गर्मियों में ज़्यादातर हमारे जो भोजन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और गर्मियों में देखते हैं शादी उदी ज़्यादा पड़ता है, ठीक, तो शाम का खाना बचा हुआ है सुबह लोग खा लेते हैं, दोपहर को खा लेते हैं, तो वो क्या होता है इसमें बैक्टीरिया वायरस का संक्रमण हो जाता है और उसी से लोगों को क्या हो जाता है? कॉलरा हो जाता है। तो कोशिश यही करना चाहिए गर्मियों के मौसम में खराब भोजन वोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कॉलरा एक ऐसा बीमारी है जो कि दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से हमें ये बीमारी हो जाता है। क्या करता है इसका यही एक दिक्कत होता है कि ये हमारे इंटेस्टाइन जो होता है इसमें इन्फेक्शन कर देता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो एजेंट फैक्टर के बारे में बात करना है, इसमें पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात करना है। तो कॉलरा जो होता है क्या होता है? ऑर्गेनिज्म वीकोलरी होता है। ये फीकल मैटर वोमिटिंग काज करता है, जैसे हमारे पेट को खराब कर देगा। वोमिटिंग मतलब उल्टियां भी होने लगता है लोगों को, देखे भी होंगे आप लोगों को, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा। उसके बाद क्या होता है? कम्युनिकेबिलिटी पीरियड डिपेंड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप ऑफ करियर। तो ये कुछ 2-3 टाइप के इनके पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। तो आप लोग बस एजेंट इतना 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, यही आपका आंसर है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है ड्रग एडिशन क्या होता है। अब ड्रग एडिशन आप लोग कहाँ पे पढ़े हुए हैं? ये भी आप लोग यूनिट 2 में ही पढ़े हुए हैं। जो लोग अपना सिलेबस खोल करके देखिए, ये सारे क्वेश्चन देखिए, यूनिट 2 से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यूनिट 2 आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो ड्रग एडिशन क्या होता है चलिए जानते हैं। अब सिंपल रूप से पूछा गया है ड्रग एडिशन क्या होता है, तो बस इसमें 2 से 3 लाइन आपको लिखना है। द प्रॉब्लम ऑफ नॉन मेडिकल यूजेज ऑफ ड्रग इज लार्जली सोशल वन ऑफ द प्रोफाइंड इम्पैक्ट अपॉन द फैमिली एडिक्ट एंड द सोसाइटी। ठीक, ये फैमिली के ऊपर अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है, और सोसाइटी के ऊपर। द ड्रग जैसे कि ओपियम हो गया, कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, कोकाइन हो गया, कैफीन हो गया, आर यूजुअल टू रिलैक्स द प्लीजर सेटिस्फिकेशन विच काज द सीरियस इन आवर कॉन्टेम्पोरेरी कल्चर। तो बस इसको आप लोग 1 से 2 लाइन में जितना लिखना चाहते हैं, अगर आपको तैयार हो जाता है तो इतना लिख लेना, नहीं तो 2 से 3 लाइन आप लोग अच्छे से आसान भाषा में लिख सकते हैं बस, नहीं तो एग्जाम्पल इसका लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा कि इनकी वजह से क्या क्या होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चलिए इसको जान लेते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग थ्योरेटिकल छोड़ करके जितना छोटा छोटा बता रहा हूँ उसको आप लोग अपने कॉपी में अभी ही वीडियो को रोक करके लिख लेना। सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे टू रिमेन विजिलेंट, फिर दूसरा लिखेंगे टू यूज ग्यूलेरिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज ऑडियंस रीच, और भी 3 से 4 और दिखा देता हूँ, उसको भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे और ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, जैसे ये भी लिख सकते हैं आप लोग, टू स्टार्ट एनजीओ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस हो गया, टू बूस्ट कर सकते हैं पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, ठीक। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप लोग, टू कंटिन्यू हैवी स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन प्रोसेस। समझ गए ना? 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसी के साथ आपका सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट डिटेल प्रिंसिपल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया चिकनगुनिया। मलेरिया के बारे में और चिकनगुनिया के बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिखना है। इनका प्रिंसिपल क्या होता है, इनका प्रिवेंशन क्या होता है और इनका कंट्रोल क्या होता है, किसके किसके बारे में, मलेरिया और चिकनगुनिया के बारे में बात करना है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मलेरिया का, तो मलेरिया जो होता है मेनली रूप से 4 स्पीसीज होते हैं मलेरियल के, मलेरियल पैरासाइट के 4 स्पीसीज होते हैं, इनके कारण मलेरिया होता है। अब चारों स्पीसीज का नाम यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेना, ये चारों स्पीसीज का नाम लिखना जरूरी है, और इन्हीं स्पीसीज के कारण ये हमारा बीमारी होता है मलेरिया। तो पहली बात तो ये प्रिंसिपल में आप लोगों को लिख देना। अब इनका प्रिवेंशन क्या होता है ये लिखना है, प्रिवेंशन और कंट्रोल। तो प्रिवेंशन प्रिंसिपल में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसको लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में समझाया भी था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया में किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से नहीं कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया था। मोर्बिडिटी को रिड्यूस करना, मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, ठीक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल समझाए थे। पहला हमारा जो होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसमें आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में।
दूसरा आप लोगों को बताए थे कीमोप्रोफाइलैक्सिस इसमें आता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आता है, मॉस्किटो कंट्रोल मेजरमेंट हमारा आता है, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, एंटी लेवरल मेजर आता है, एंटी एडल्ट मेजर आता है। फिर हम लोगों ने पांचवा इसका बात किया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, ठीक, मॉस्किटो को अगेंस्ट प्रोटेक्शन लगाना। उसके बाद छठवां बताया थे आप लोगों को रिडक्शन इन मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट होता है इसमें। फिर सातवां पॉइंट आप लोगों को बताए थे हेल्थ एजुकेशन के बारे में, इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बताए थे, रोल ऑफ नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम के बारे में बताए थे, क्या क्या इनके रोल होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल समझाए थे। और वही सारी चीज़ें आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में लिखना है। ये पूरी की पूरी बात आपका मलेरिया के बारे में हो गया। उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को याद होगा चिकनगुनिया क्या होता है, बताए थे चिकनगुनिया जो होता है इलनेस के कारण होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है, जिसे हम लोग चिकनगुनिया कहते हैं, जो कि इसका किस फैमिली से होता है। अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली का नाम होता है ट्रोपिनाइडी, ठीक, क्या होता है, ट्रोपिनाइडी, ठीक। दो तरह के मॉस्किटो होते हैं, दो फॉर्म में मॉस्किटो होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इस वायरस को, और दोनों मॉस्किटो का नाम क्या होता है, पहले मॉस्किटो का नाम होता है एडिज एल्बोपिटस। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को कई बार बताए थे कि दो तरह के मॉस्किटो जो होते हैं यही ट्रांसफर करते हैं इस वायरस को, जिसके द्वारा हम लोगों को चिकनगुनिया होता है। अब दोनों मॉस्किटो का नाम क्या होता है ये तो जरूर आप लोग लिख के आना एग्जाम में। पहला हमारा होता है एडिज एल्बोपिटस, दूसरा हमारा होता है एडिज एजिप्टी। ये प्रिंसिपल में आप लोगों को लिख के आना है, 10 बार बताता हूँ, हमेशा ये दोनों नाम लिख करके आना है। और इन्हीं मॉस्किटो के कारण ये वायरस हमारे अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। समझ गए आप लोग, चिकनगुनिया इसी के कारण होता है। अब इनका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या होता है, चलिए जान लेते हैं उसको भी। अब देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो होता है बहुत ही आसान भाषा में कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर इससे भी आसान लिखना चाहते हैं तो और भी कुछ सारे पॉइंट दिखा देता हूँ, उसको भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए इतने सारे पॉइंट इसका है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का, छोटे छोटे पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो आपको आसान लगी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में 5 से 10 पॉइंट आप लोगों को एग्जाम में लिख करके आना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है ये क्या है, राइट डिटेल नोट लिखना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर दी कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया गया था, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल लिखना है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को लेक्चर में याद भी करा दिए थे, यूनिट 3 का लेक्चर आप लोग देखेंगे, पूरा का पूरा याद कराने की भी कोशिश किया हूँ। नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम जो आया था ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, नेशनल प्रोग्राम जो बनाया गया था ये इंप्लीमेंट हुआ था 1976 ईस्वी में। 1983 में नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, किसको कंट्रोल करने, कंट्रोलिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, ठीक। इसी से हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम एक और बना था, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड इट्स फंक्शन। इनके फंक्शन क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। अगर बात करें क्या क्या इनके एक्टिव प्रोग्राम होते हैं ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहला हमारा होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा हमारा होता है कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, डोनेट आइज, देखते हैं आइज को कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, ठीक, तो जिनका आँख सही रहता है या फिर कुछ लोगों को अचानक से मृत्यु हो जाता है तो कहते हैं हमारी आँखों को डोनेट कर दीजिए, तो वो जो होता है आँखों को डोनेट कर देते हैं, तो जो ब्लाइंड रहते हैं उनके अंदर वो लगा दिया जाता है तो वो सही से देख पाते हैं। फिर कंट्रोल किया जाता है विटामिन एंड डिफिशियंसी को, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। अब इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, टारगेट डिजीज हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। अब इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें इनका पूरा का पूरा डिटेलिंग करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है आप लोगों को इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, यूनिट 5 का जाकर के लेक्चर देख लेना, वहाँ पर पूरा का पूरा इसको याद कराने की कोशिश कराया हूँ। सोशल कल्चर फैक्टर के बारे में और क्या क्या इंपैक्ट होता है अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरी लोग जो होते हैं उनमें हेल्थ एंड डिजीज का क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या क्या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर होते हैं, वो सारी चीज़ बताए थे कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरी लोग जो होते हैं उनमें क्या क्या असर पड़ता है। उसके बाद रूरल के बारे में बताए हैं, जो कि ग्रामीण में गाँव में लोग रहते हैं उनके बारे में बताए थे, ठीक। समझ में आ गया तो आप लोग जाकर के थोड़ा बहुत देख लेना दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, तो इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, तो चलिए जान लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका पहले ही यूनिट से आया है, आप लोग टिक लगा लेना अपने सिलेबस में, देखिए पहला क्वेश्चन पहले ही यूनिट से आया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बात करें अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होता है इंपॉर्टेंट होता है पूरा का पूरा हेल्थ के लिए, किसके हेल्थ के लिए, न्यू बॉर्न मतलब नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके लिए, एंड इन्फेंट के लिए, बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इनहेबिट ड्यू टू लैक इसेंशियल विटामिन या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक, इनटेक विच लीड दी वेरियस डिजीज, जैसे कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, विटामिन डिफिशियंसी हो सकता है, फास्ट डिफिशियंसी होता है, मिनरल डिफिशियंसीज होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के अंदर आते हैं, ठीक। अगर बात करें कि इसमें कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के ही अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों के अंदर डिफरेंट क्या होता है। तो दोनों का डिफरेंट क्या होता है, वीडियो को रोक करके दोस्तों एक बार अपने कॉपी में इसको लिख लेना, एकदम आसान भाषा में ये लिखा गया है।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है डिटेल नोट लिखना है पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर एंड एवॉइडेबल हैबिट के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। या फिर एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे देता हूँ। बस आपका यही काम है कि इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बता दीजिए, कम से कम यही बता दीजिए कि ये क्वेश्चन आपका किस यूनिट से क्वेश्चन बना हुआ है। बस आप लोग कम से कम यही आप लोग बता दीजिए कि सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन जो है ये किस यूनिट से बना हुआ है। बस इतना आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं गूगल के भी माध्यम से, तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपको आपके ही कमेंट के रिप्लाई में इसका आंसर दे दूंगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनके आउटकम क्या होते हैं। किसके? मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या आउटकम होते हैं, इनको लिखना है। तो चलिए जानते हैं ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में इनका फंक्शन क्या होता है। 1982 में 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को, ठीक, जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो लोग मेंटल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको नॉर्मल करने के लिए ये हमारा एक्ट लाया गया था। और ये गवर्नमेंट ने क्या किया था, लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने ईस्वी में इसको लॉन्च किया था। इनके एम क्या होते हैं उसको लिखना है आप लोगों को। पहला तो फंक्शन हो गया, एम तो पूछा नहीं गया, तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, मतलब किस लिए ये लॉन्च किया गया था, और इनके आउटकम प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, बस यही आपको लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो लोग सिलेबस हमारा देखे होंगे, जो लोग लेक्चर देखे होंगे, उन्हें वो सारी चीज़ें पता होगा। इसी तरीके से ये भी सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। टोबैको वाला समझाया हूँ ना, कब लॉन्च किया गया था, क्या क्या बीमारी होता है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद डिटेल नोट लिखना है पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोगों को बता देते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम का डिटेल समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत शायद लग रहा है ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ जाए। इस बार भी आने का ये चांस है पल्स पोलियो प्रोग्राम का। चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। चलिए पल्स पोलियो प्रोग्राम को आप लोगों को समझा देता हूँ आसान भाषा में। देखिए इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम जो था ये लॉन्च किया गया था 1995 ईस्वी में। ये डन किया गया था, प्रत्येक साल में 2 बार इसको लगाना है, 2 बार बच्चों को पिलाना है। अब कितने से कितने साल को बच्चों को पिलाना है, 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को कितने बार पिलाना है, साल भर में 2 बार इसको देना है, ठीक। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज वाइडली नोन एज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ पल्स पोलियो। ग्लोबल प्रिवेंशन ऑफ पोलियो रिक्वायर बोथ रिडक्शन ऑफ डिजीज इंसिडेंस, या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ प्रिवेंशन वायरस दैट काज ऑफ वर्ल्ड वाइड। चिल्ड्रन का एज जो होता है 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को ये पोलियो पिलाया जाता है ड्रॉप के द्वारा। आप लोग भी पिए होंगे बचपन में, याद होगा आप लोगों को। ये ड्यूरिंग नेशनल सब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये बनाया गया था। इनके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं वो भी सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम बनाए गए थे, क्यों बनाया गया था, क्यों बनाया नहीं गया था, इनके क्या क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखे गए हैं। वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं आसान भाषा में लिखे गए हैं। जो आपको आसान पॉइंट लगे उसको लिख सकते हैं। इनके पल्स पोलियो एलिमिनेशन के क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आसान भाषा में लिख सकते हैं। 2 नंबर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा तैयार करा दिए हैं। तो इसी के साथ सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का आप लोगों का पूरा होता है पेपर सॉल्व। और बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।